नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है कर्फ्यू। अचानक ही स्कूल की छुट्टियां पड़ गई थी, मगर ऐसा पहली बार हुआ था कि इसकी वजह से स्कूल बंद होना नहीं बल्कि शहर बंद होना था। हर कोई कह रहा था कि कर्फ्यू लगा है, पर मुझे ये वजह खास समझ में नहीं आई। इसलिए मैंने अपना मतलब छुट्टियों और उन्हें खर्च करने तक ही सीमित रखा। और जैसे जैसे माँ ने सिखाया ठीक उसी ढंग से आंख बंद करके छुट्टियां बढ़ जाने की दुआ मांग लिया करता था। वैसे उस वक्त मुझे दुआ का मतलब भी पता नहीं था। हमारा घर बिल्कुल वैसा था जैसा छोटे शहरों में किराए के घर होते हैं, पर जिस कैंपस में था वो काफी बड़ा था, इसलिए बाहर की हवा मेरी आवागर्दी को छू भी नहीं सकी। बस मनाही थी तो इस बात की कि कैंपस जितना बड़ा गेट जो कार और स्कूटर के लिए अलग अलग ढंग से खुलता था, उससे बाहर या किसी को अंदर लाने के लिए 12 से 2 बजे का वक्त सीमित था। अंदर लाने की बात का जिक्र मैंने अपने दोस्त अरमान के लिए किया, जिसका नाम शायद अरमान नहीं था, यह मुझे अच्छे से याद है, पर इस वक्त ना जाने क्यों यही नाम उसके असल नाम के करीब लग रहा है। अरमान शहर बंद होने से पहले मेरा दोस्त नहीं था, या यूं कहें कि इससे पहले इस शक्ल और सूरत का नाम अरमान है, मैं ये भी नहीं जानता था। हालांकि मैं मिराज अंकल, जो कि अरमान के पापा थे और कैंपस के ठीक सामने वाली छोटी सी दुकान मिराज जनरल स्टोर के मालिक थे, मैं उन्हें अच्छे से जानता था। घर का सारा सामान वहीं से आता था। और अब मेरा एक दोस्त भी आता था, जो कि दिन में 12 से 2 के बीच, क्योंकि शहर के साथ साथ दरवाजे, खिड़कियां और दुकानें भी बंद रहती थी और सिर्फ 12 से 2 के बीच ही खुला करती थी। क्यों और किसके कहने से ये मुझे नहीं पता था। मैंने तो धर्म की तरह बस मान लिया था। और हाँ, ऐसा नहीं है कि कैंपस के अंदर बच्चों का अकाल पड़ा था, बिल्कुल भी नहीं। 5-6 बच्चे तो किसी भी पहर पाए जा सकते थे। होमवर्क और घर वालों की गिरफ्त से आजाद, खेलने के लिए अपने निजी साधन और सोच के अलावा एक मैदान, जो कि उस उम्र के हिसाब से काफी बड़ा था, और एक झूला मौजूद था। मैदान की लगभग पूरी चौड़ाई में फैले करौंद के पेड़ के बगल में एक हर सिंगार का पेड़ भी था, जो ठीक उस तरह से हर सुबह अपने फूल झाड़ दिया करता था जैसे हम अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हैं। और मैं उन्हें उठा लिया करता था, सूंघने या सजाने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए। उन्हें सीख झाड़ू से चुराई सीकों पर रख कर अरमान और मैं तलवारबाजी किया करते थे, जिसका फैसला फूल के फना हो जाने से होता था। मैंने अपने इस खेल में चाइनीज मूवीज की आवाजें भी शामिल कर ली थी, जिसे अरमान भी बाद में दोहराने लगा था, बेहद ही अजीब से अंदाज में। और जब तक फूल रहते हमारा ये खेल चलता रहता। ना जीतने वाले को कुछ मिलता और ना हारने वालों को कुछ जाता था। कुछ ही दिनों में इस खेल को पुराने संदूक की तरह हमने एक कोने में फेंक दिया और एक नई बातें करने लगे, क्योंकि हम दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के लिए नए थे। पापा को अब्बू कहते हैं और मम्मी को अम्मी। उनके यहाँ नॉनवेज खाने के लिए मना नहीं करते, बाकी दाल चावल वो भी खाते हैं। थोड़ी देर बाद मैंने भी भारी भारी बातें करनी शुरू कर दी और उन चीजों का भी सीना चौड़ा करके बखान करने लगा जिससे मुझे कुछ खास लगाव नहीं था। हमारे यहाँ बहुत ताकतवर मंत्र होते हैं, ओम नमो नमः, जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली, और उधर से गूंजता हुआ आया या अल्लाह। फिर हम दोनों ने भगवान और अल्लाह की ताकत का एक कंपटीशन किया। दोनों ने एक दूसरे को हारा हुआ माना और खुद को जीता हुआ। दोनों अपने में खुश थे। और घर लौटकर मैंने अरमान के घर और मजहब से जुड़े कई सवाल अपनी माँ से किए। बदले में कुछ नए सवाल मिले। अगर उस समय मैं किसी बड़ी क्लास में होता तो इस दिमागी उथल पुथल को मैं सवालों का न्यूक्लियर रिएक्शन जैसा कुछ बोल देता, पर अगर मेरी उम्र उतनी होती तो सवालों का नक्शा काफी अलग ही होता। हर सवाल के इर्द गिर्द एक अजीब सा घेरा था डर का, ऐसा डर जो मुझे रोक रहा था इन सवालों को घर वालों के सामने रखने से, जैसे सवाल ना होकर वो गलतियां हो, प्लास्टिक की कुर्सी में आग लगा देने जैसी और चुप्पी बनाए रखने जैसी। असल में डर उन घेरों के बाहर निकल जाने का होता है, जैसे कि हम आज हैं डरे हुए,
हम चाहते हैं कि कहीं से कोई घेरा आ जाए और हम उसके अंदर गहरी और शांत होकर सांस लेने लगे। ऐसी सांसें जिन पर रंगों की परतें ना चढ़ी हो और जिन्हें फूंक फूंक कर ना अपनाना पड़े। पर अब घेरा मिट चुका है। जाहिर है मुझे सवालों के जवाब नहीं मिले, पर अरमान जरूर मिला। अगले दिन वही कैंपस के गेट पर 12 से 2 के बीच उसने मुझे बताया कि उसके घर वाले राम, सीता, कृष्णा और लौकी की दही वाली सब्जी के बारे में जानते हैं। ये सुनकर मैं खुद को हारा हुआ महसूस करने लगा, इसलिए मैंने भी लौकी की सब्जी की तरह जल्दी जल्दी कुछ बातें बना दी। फिर हमने अपने 2-4 पुराने खेल खेले और फिर बाय कहा, पर मैं वापस ना आ सका। घर के अंदर होने के बावजूद भी मैं ठीक वहीं खड़ा था जहां मैंने अरमान को झूठ बोला था, क्योंकि उस दिन मैंने एक बात सीखी थी कि झूठ का एक अजीब सा कड़वापन होता है जो आपकी जुबान से चिपका रहता है। उस पे आप लाख चीनी रख लो या थूक दो, वो आसानी से जाता नहीं है और आपके ख्यालों को डसता रहता है। और फिर मैंने तय कर लिया था कि मैं अगले दिन अरमान को सच बोल दूंगा। और अगला दिन होते होते मैंने अपने जमीर को मना लिया कि इस बार जाने दे, आगे से नहीं होगा। और आज तक वैसा ही है, हर दफा मैं मना लेता हूँ। खैर, अब तक शहर के इस बंद में 2 संडे बीत गए थे और तीसरा कतार में था। जितने बीतते जाते थे मेरी और अरमान की खुशी बढ़ती जाती थी। अब हम दोनों साथ में दुआ करने लगे थे। उसने मुझे दुआ का मतलब भी समझा दिया था। एक बार तो हमने सोचा ऊपर वाले को कंफ्यूज करते हैं। वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और मैं हाथ फैला के। हम दोनों ने तय किया कि ये बात हम अपने घर वालों को तब बताएंगे जब हमारी दुआ कबूल हो जाएगी। फिर हम भूल गए क्योंकि बात ज्यादा बड़ी नहीं थी और अभी तक हम दोनों एक बार भी एक दूसरे के घर नहीं गए थे। पर शायद ही घर का ऐसा कोई कोना या शख्स था जिसे हम नहीं जानते थे। शायद यही वजह था जो दोनों एक दूसरे के घर जाना भी चाहते थे और नहीं भी। पर हमने इतना सोचा नहीं क्योंकि हम छोटे थे। हम एक दूसरे के खेलों और खेलने के ढंग को काफी अच्छी तरह समझ चुके थे और जितना हम सोच रहे थे शायद उतने अलग भी नहीं थे। जैसे कि उसके यहाँ भी सेवइयाँ बनती थी जो मैंने उसके टिफिन से खाई थी। थोड़ी अलग भले ही थी पर थी तो सेवइयाँ ही। एक आध बार माँ को घुमा फिरा के बताने की कोशिश की थी कि मुझे वैसी वाली सेवइयाँ खानी है, पर सब कुछ बोलकर भी अरमान के टिफिन का नाम नहीं ले सका क्योंकि मैं अरमान को जानता हूँ और ये बात उन्हें नहीं पता थी। बता सकता था मैं कि अरमान मेरा नया और एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, कैंपस के बाकी बच्चों से अच्छा, और वो आपको भी जानता है और आपकी दही वाली लौकी की सब्जी को भी। पर पता नहीं मैंने क्यों नहीं बताया। छुट्टियां ठीक तीसरे संडे पर खत्म हो रही थी और अरमान के मुंह से यह बात सुनते ही मैंने चाइनीज फाइट सीन वाली आवाजें निकालना बंद कर दी और एक बुनियादी सवाल पूछ डाला, क्यों मामला शांत हो गया है? अरमान ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया और अचानक ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज में घर का कोई बड़ा आकर बैठ गया हो। कैसा मामला? मेरा अगला सवाल किसी कुतूहली बच्चे की तरह अपने पंजों के बल उछल पड़ा और मैंने कहा, कुछ हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ था। तो अरमान ने कहा, और यार, और ऐसा उसने अपने दायां हाथ मेरे बाएं कंधे पर रखते हुए बोला। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हो सके तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।